Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका तुलिका अंकर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड है। अगर कला की बात हो और सौंदर्य की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कला का मुख्य कार्य ही है कि सौंदर्य उत्पन्न करना। तो अब कला में जब हम सौंदर्य की बात करते हैं तो सबसे पहले होती है कि सौंदर्य उत्पत्ति आखिर कैसे होगी। तो जब तक हम इसके तत्वों को सही ढंग से समायोजित करके इसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम कला में सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये उसी तत्व को है जिसको हम चित्र षडंग के नाम से जानते हैं। जो भी कला का विद्यार्थी है वो चित्र षडंग को ज़रूर जानता होगा। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इससे थोड़ा सा परिचित होते हैं। तो देखिए, जो भारत में सौंदर्य का प्रतीक माना गया है वो आत्मा से उसको रिलेट किया गया है, शरीर से उसको रिलेट नहीं किया गया है। मतलब आत्मा के सौंदर्य को, जो आत्मिक सौंदर्य है उसी को संपूर्ण माना गया है और उसी को सौंदर्य माना गया है और उसी को शिव माना गया है। मतलब अगर आत्मा से आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, खूबसूरत हैं तो वही खूबसूरती भारत में पवित्र मानी गई है। सौंदर्य का तात्पर्य बाहरी या भौतिक शरीर से नहीं लिया गया है। तो सौंदर्य का जो तात्पर्य है वो सिर्फ आत्मिक सौंदर्य लिया गया है भारत में। प्रत्येक संस्कृति और देश की कलाकृति में अलग अलग तरह के भेद होते हैं। जैसे हमारी देश की संस्कृति और कल्चर अलग अलग है, कलाकृतियाँ अलग अलग हैं, अन्य देशों की अलग अलग हैं। वही उस संस्कृति जो होती है उस देश काल के ही संबंध में जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी संस्कृति जो है उसको हम देख करके, उस तरह के चित्रों को देख करके हम समझ जाएंगे कि यह भारतीय चित्र हैं। तो वो वहाँ की एक तरह से पहचान बन जाती है। तो जो प्राचीन भारतीय चित्र थी उसकी परिभाषा के लिए 11वीं सदी में एक पुस्तक लिखी गई, जो कि एक पहले लिखी वात्स्यायन द्वारा लिखी एक पुस्तक थी, कामसूत्र। उसी की एक टीका लिखी गई 11वीं शती में, उसकी एक टीका लिखी गई। उस टीका में देखिए, वो उसके टीकाकार थे यशोधर पंडित। ठीक है। कामसूत्र जो पुस्तक थी, कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक है। 11वीं सदी में उसकी एक टीका लिखी गई यशोधर पंडित द्वारा। तो जो यशोधर पंडित द्वारा टीका लिखी गई उसमें एक सूत्र लिखा गया। वो सूत्र क्या था? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। यहाँ पे उन्होंने कहा इति चित्र षडंगकम, मतलब उन्होंने यह सिद्ध किया कि चित्र के ये 6 अंग उसी तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर उससे संबंधित है। व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग उससे जिस तरह से संबंधित हैं उसी तरह से ये जो चित्र के 6 अंग हैं यह उससे संबंधित हैं। अब आइए एक एक करके इन सभी अंगों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं। जब तक हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रट करके आप ऑप्शनल क्वेश्चंस रट करके आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसी को पूछने का ढंग बदल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए उस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए एक एक करके हम प्रत्येक अंग को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स मुझे प्रदान करते रहें। जैसा आप लोगों ने मुझे सजेशन भी दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप मुझे सजेस्ट करते रहें और मुझे अपने कमेंट्स देते रहें। आइए अब रूप भेद, पहला इसका जो अंग है वह है रूप भेदा, यानी कि रूप भेद। चित्र का आधार ही रूप है। मतलब जब तक हम उस पर कोई भी निर्माण करेंगे तो वह रूप ही होगा, वहीं से चित्र शुरू होगा। ठीक है। और जब अनेक तरह की रूपाकृतियाँ हम बनाएंगे और टोटल मिलकर तब एक चित्र का निर्माण करेंगी। किसी भी रूप का अपना एक आकार होगा, एक उसका अपना एक रंग होगा, उसका अपना एक स्वभाव होगा। इसके आधार पर एक रूप को हम दूसरे रूप से भिन्न करते हैं। जैसे अगर हम एक चाय बनाते हैं और एक कॉफ़ी बनाते हैं, दोनों के कप को रख दें
चित्र में बना करके, तो ये थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा चाय है कौन सा कॉफ़ी है। लेकिन उसका कलर हम चेंज कर देंगे तो आराम से पता चल जाएगा कि ये चाय है ये कॉफ़ी है। तो इसी तरह से हम रूप से रूप का भेद इन्हीं उनके आकार, रंग और स्वभाव के आधार पर करते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि पहले पहले रूप से आँखों का परिचय होता है। मतलब पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, धीरे धीरे उससे आत्मा का परिचय होता है, फिर उस चीज़ को हम समझने लगते हैं, और जब समझने लगते हैं तो वो हमें अच्छा लगने लगता है। यही रूप भेद की प्रारंभिक और अंतिम बात है। प्रारंभ में हम उसे देखते हैं, फिर समझते हुए वो हमारी आत्मा तक पहुँचता है। आँख और आत्मा का योग की कला के रूप में आस्वादन का कारण होती है। आँख और आत्मा जो है, इसी का योग ही कला का आस्वादन होता है। इनको ही योग से, मतलब आँख से हम देखेंगे और आत्मा से हम उस चीज़ को अपनी गहराई में उतारेंगे, समझेंगे, तब क्या होगा? तब हमें कला का आस्वादन होगा, तब हमें वो कला अच्छी लगने लगेगी। यही लक्षण, यही कारण, यही वाक्य जो एक लाइन में भारतीय सौंदर्य को स्पष्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूप भेद। देखिए, भारतीय कला में जो रूप भेद का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा वो अजंता के भित्ति चित्रों में मिलेगा। इसमें जो भीड़ भाड़ वाले चित्र हैं, देखिए हर व्यक्ति का, हर प्रत्येक रूप का रूप से भेद है। यदि स्त्रियां हों तो, या मतलब वृद्ध दिखाई दें तो दोनों क्या करती हैं? भेद, मतलब दो स्त्रियां दिखाई दें, दो वृद्ध दिखाई दें तो दोनों क्या करती हैं? आपको भेद दिखेगा, अलग अलग दोनों की विशेषताएं दिखेंगी। ये जो भेद है आँख और उनकी मुद्राओं के द्वारा दिखाया गया है। उनकी आँख से, उनकी मुद्राओं के द्वारा, उनके भाव के द्वारा इसको दिखाया गया है। भारतीय शब्दकोश में देखिए, भाव के साथ रूप परिवर्तन जब होता है तो क्या होता है? तो छंद का निर्माण होता है। ये छंद क्या है? फिर से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भाव के साथ रूप का जब परिवर्तन होता है, ठीक है, तो यह गति छंद का निर्माण करती है। छंद क्या होता है? जो भारतीय शब्दकोश हैं उसमें छंद का अर्थ दिया गया है आह्लादयति इति। आह्लादयति इति, छंद के द्वारा चित्र में रस का आनंद, आह्लाद, जो आह्लाद है, आनंद है, इसकी उत्पत्ति होती है चित्र में। जब चित्र में छंद की उत्पत्ति होती है, जैसे आप चौपाई पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते होंगे, गीता पढ़ते होंगे, तो इससे हमें रस की अनुभूति होती है। मतलब अगर वीर रस में छंद है तो हमें एकदम वीरता का भाव जागृत हो जाएगा, वात्सल्य में है तो प्रेम का भाव जागृत हो जाएगा, श्रृंगार में है तो प्रेम का भाव जागृत हो जाएगा। तो रस, छंद, अलंकार, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जब हम छंद को पढ़ते हैं या फिर हम चित्र में छंद का निर्माण करते हैं तो हमें रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, छंद हमारे अंदर और बाहर के भाव, जो भी करुणा है, दया है, ममता है, पीड़ा है, इसी के अंदर रहता है। जो छंद है इन्हीं भाव में है, जो हमारे अंदर है और जो चित्र में बाहर हम दर्शा रहे हैं, इनके बीच में होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं छंद। ठीक, सुख दुख, आनंद, अवसाद, मिलन, वियोग, शीत, बसंत, सभी में छंद है। छंद कभी कलाकार को सीमाओं के बंधनों से ऊपर उठाकर असीम की ओर ले जाता है। इसमें कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी तरह से छंद का निर्माण करिए, कोई इसमें बंधन नहीं है, और उससे क्या होगा? यह रस रूप में बदल जाएगा। छंद को आप देखेंगे, आपके अंदर रस की उत्पत्ति हो जाएगी। और चित्र का सर्वस्व ही रस होता है, मतलब चित्र में हर चीज़ रस ही है। तो ये था हमारा रूप भेद। रूप भेद भारतीय षडंग का मूल मंत्र है। अब आइए हम अपने दूसरे अंग की ओर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रमाणानि, या के प्रमाण। देखिए, अवनींद्रनाथ जी ने प्रमाण को क्या कहा है? कहा है कि प्रमाण जो होता है वह ऊंचा नीचा, दूर निकट, सफ़ेद काला, जल स्थल इत्यादि का भेद बताता है। इससे पता चल जाएगा ऊपर नीचे, मतलब जो भी नाप तौल है, इससे यह पता चलता है कि यह प्रमाण है। ठीक है, जैसे प्रमाण का जो संबंध होता है वह दर्शक के प्रमाण के चैतन्य से होता है। मतलब दर्शक उस चीज़ को जानता है, लंबाई, ऊंचाई, इन चीज़ों को जानता है। अतः चित्र के वे सभी तत्व जिसका संबंध विषय वस्तु से पहचान कराता है। जैसे कोई चीज़ कितनी लंबी चौड़ी है, जैसे हाथी बना रहे हैं, खूब छोटा सा हाथी बना देंगे तो नहीं पता चलेगा कि वो हाथी है कि चींटी है।
अब चींटी जितना चींटी ही बनेगा और हाथी के आकार के अनुसार ही चित्र में उसका प्रमाण दिखाया जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि उससे हमारा परिचय हो, तो यही पहचान कराता है और विषय का मानसिक ज्ञान कराता है, तो इसको प्रमाण कहलाते हैं। विषय का मानसिक ज्ञान तभी होगा ना जब उसके क्या कहते हैं, लंबाई, ऊंचाई, गहराई के आधार पर वो चीज़ बनी रहेगी। तो इस प्रकार चित्र में प्रमाण का अर्थ होता है लक्षण या अंगानुपात, अंग का अनुपात या उसका लक्षण, किस तरह से वो चीज़ दिखती है। प्रमाण का यह अर्थ जो होता है ये चित्रकार के लिए कभी बंधन का कार्य नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभावान चित्रकार हुए हैं जिन्होंने चित्र में लावण्य लाने के लिए शास्त्र वाली विधि का उपयोग नहीं किया है, बल्कि उससे डिफरेंट जाके उन्होंने प्रमाण का उपयोग किया है। तो ये था हमारा प्रमाण, दूसरा अंग। अब आइए हम अपने तीसरे अंग की तरफ चलते हैं, जो कि है भाव लावण्य योजना। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि चित्र सडांग एक ही बार में कंप्लीट करने पर ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में नहीं करूँगी, एक ही पार्ट में करती हूँ। अब आइए भाव लावण्य योजना देखते हैं क्या होती है। हम चित्र में रचना ही इसीलिए करते हैं कि भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। भाव की अभिव्यक्ति और रस की अनुभूति, ये 2 मुख्य चीज़ें हैं, और ये दोनों एक ही चीज़ है एक तरह से, क्योंकि जब भाव की हम अभिव्यक्ति अच्छी तरह से करेंगे तभी रस की अनुभूति भी अच्छी तरह से होगी, ठीक है। अब इसमें 2 बातें विचारणीय हैं, क्या क्या। एक तो चित्रकार के वे भाव जिनको वह चित्र में दिखाता है, मतलब किस भाव से चित्रकार चित्र बना रहा है, पहली तो ये बात। दूसरा, दर्शक के हृदय में उत्पन्न होने वाले वे भाव जो चित्र के अवलोकन से हों, मतलब जिस भाव को लेकर चित्र को बनाया जा रहा है वही भाव दर्शक तक ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे अगर कोई करुण चीज़ को लेकर के चित्रकार बना रहा है, उसको दुख दिखा रहा है उसमें, तो दर्शक उसको देखकर दुखी हो, ना कि उसको देख के उसे हंसी आ जाए। तो ये चीज़ होती है भाव लावण्य योजना। जैसे अगर आप कोई पिक्चर देखते होंगे तो कई बार देखते होंगे कि पिक्चर बहुत ही करुणाजनक पिक्चर बनाई गई है, उसको देखते देखते दर्शक रो देते हैं, और कई बार देखते हैं कि बहुत ही करुणाजनक है, बनाया गया है, लेकिन उसको देखते लगता है कि नहीं, कोई बहुत मतलब हृदय को नहीं छू रहा है, ये ठीक है इस तरह से। तो यही चीज़ है कि मतलब ये भाव लावण्य, चित्रकार जिस भाव को लेकर चित्र बनाए दर्शक तक वो भाव अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। यही मुख्य बात है, यही रस अनुभूति है, तभी रस की अनुभूति होती है। चित्र तो एक प्रेरणा का काम करता है। भरत मुनि इस भाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो जाए जिस प्रकार गंध या रस किसी वस्तु में व्याप्त हो जाती है, ठीक है। भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो जाए, मतलब इतना गहराई तक आपको पहुंच जाए जैसे रस होती है किसी चीज़ में। चित्रकृति जो होती है भावपूर्ण होने के साथ साथ लावण्यपूर्ण भी होनी चाहिए, खूबसूरत भी लगनी चाहिए। राय कृष्णदास भी कहते हैं कि भाव के साथ लावण्य की योजना भी होनी चाहिए, भाव के साथ लावण्य भी योजना चाहिए। भाव का संबंध तो आंतरिक विचार से है, भाव तो आपको अंदर तक दिखाई देगा, और लावण्य बाहर से। लावण्य के सौंदर्य का व्यंजक है, लावण्य बाह्य सौंदर्य का है, ठीक है। भाव आंतरिक सौंदर्य का है और लावण्य बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है, इसलिए चित्र में भाव के साथ साथ लावण्य की भी सृष्टि होनी चाहिए। ये कौन कहता है? ये राय कृष्णदास जी कहते हैं। और भारतीय सौंदर्य में भाव की ही प्रधानता है, यही उसका आधार है। और इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आपको मर्रासन राजकुमारी अजंता गुफा संख्या गुफा संख्या 16 मर्रासन राजकुमारी का चित्र इसमें आपको दिखाई देगा। इसमें भाव भी दिखाई देगा, इसमें हर तरीके के भाव आपको दिखाई देंगे और आप करुण हो जाएंगे इसको देख करके। अब आइए हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, दूसरे लक्षण की और दूसरे अंग की ओर चलते हैं, जो है कि सादृश्यम, सादृश्य। सादृश्य का क्या अर्थ है? वस्तु जैसी ही प्रतीत हो वैसी ही वह मानस को दिखाई दे। मीन्स जो चीज़ जैसी है वह वैसी ही हमारे मस्तिष्क तक दिखाई दे। ये ना हो कि बना रहे हैं बकरी और बना रहे हैं कुत्ता बन जाए बकरी, इस तरह का नहीं, मतलब ऐसा ना दिखाई दे कि हम तो कुत्ता बनाए थे बकरी दिख रही है, तो ये ना हो। भारतीय चित्र अनुकृति न होकर एक कृति है।
वास्तविक जो वस्तु है काल्पनिक वस्तु के आभास पे आधारित है। जो हम कल्पना कर रहे हैं तो वास्तविक वस्तु की वो काल्पनिक, पहले हम कल्पना करेंगे तभी तो वास्तविक वस्तु को हम बनाएंगे। जैसे अगर हम विरहणी और मछली को बनाते हैं तो दोनों एक जैसी नहीं दिखेंगी, इनका सादृश्य नहीं दिखाई देगा एक जैसे। लेकिन अगर मछली की तड़प और मानव कृति में यदि उसको संयोजित कर दिया जाए, जैसे अगर एक तरफ एक विरहणी स्त्री को दिखा दिया जाए, साथ ही में नीचे फड़फड़ाती हुई मछली को दिखाया जाए, तो ये एक सादृश्य दिखेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, भाव लावण्य की प्राप्ति में हमको सहायता मिलेगा। सादृश्य से भाव लावण्य बढ़ता है, ठीक। आधुनिक कला में सादृश्य की अपेक्षा भाव को अमूर्त कला में अधिक स्थान दिया जा रहा है। जैसे कि अगर चित्र का शीर्षक है नाव, तो उसमें रंग और रंग वंग का ही समायोजन सब कर दिया जाएगा, नाव नहीं कहीं दिखाई देगी, उस तरह का समायोजन कर दिया जाएगा जैसे नाव और पानी का समायोजन होता है, इस तरीके से बनाया जाता है आधुनिक चित्र। तो ये हमारा हो गया सादृश्य। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ना समझ में आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप है, मेरा टेलीग्राम चैनल का है, सारे लिंक हैं। आप मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। आपको जब भी समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अंक की तरफ चलते हैं, जो है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का क्या अर्थ है? वर्णिका, वर्ण का क्या अर्थ है? वर्ण का अर्थ है रंग, और यही चित्र का प्राण होता है। यही दर्शक का ध्यान सबसे पहले आकर्षित करता है। रंग, रंग ही वो चीज़ है जो दर्शक को सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करता है। शिल्प शास्त्र में मूल रंगों का उल्लेख मिलता है और इनसे मिलाकर मिश्र रंग बनते हैं, यह भी बताया गया है। सफ़ेद, पीला, हरा, काला, नीला, लाल, इनको मूल रंग कहते हैं। रंगों में भाव प्रकट करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर हम रंगों को परिवर्तित कर दें तो सुखी भाव को दुखी में, दुखी भाव को सुखी में बदला जा सकता है, ठीक है। वाचस्पति गहरोला जी ने कहा है कि वर्णिका भंग हेतु लघुता, क्षिप्रता और हस्तलाघव की आवश्यकता है। मतलब वर्णिका भंग मतलब रंगों को अच्छी तरह से दर्शाने के लिए उसको कम करना, गहरा करना, ज़्यादा करना, और इसमें हाथों का उपयोग किस तरह से किया जाए यह करना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रयोग द्वारा हम वर्णिका भंग को चित्र में यथास्थान प्रयोग कर सकते हैं और इससे भाव और रस की उत्पत्ति कर सकते हैं। आई होप कि सौंदर्य शास्त्र का यह पहला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो वो भी मुझे बताएं, कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर लोगों को पहुंचाएं, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चित्र षडांग के कितने तत्व हैं? तो चित्र षडांग के कितने तत्व हैं? रूपभेद, प्रमाण, भाव लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो कितने हुए चित्र से? जल्दी बताइए, मुझे काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी बताइए कि कितने अंग हुए, जल्दी बताएं। देखिए 6 अंग हुए। भाव और लावण्य योजना एक ही में मैंने किया है, तो टोटल 6 अंग हुए, क्योंकि चित्र षडंगकम कहा गया है तो टोटल 6 अंग हुए। कौन कौन से? चित्र षडंगकम, पहले ही कह दिया गया है षडंगकम, ये 6 अंग है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वाणिका भंग, ठीक है। देखिए भाव और लावण्य योजना मैंने आपको एक ही में समझा दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैंने तो 5 ही बताई हैं, तो ये 6 है। नेक्स्ट, कामसूत्र की टीका किसने लिखी? कामसूत्र की टीका 11वीं शती में यशोधर पंडित जी ने लिखी। भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन हैं? भारतीय शिल्प षडांग के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। षडांग का पहला तत्व कौन सा है? पहले ही मैंने बता दिया, रूपभेद षडांग का पहला तत्व है। और अंतिम तत्व कौन सा है? अंतिम तत्व है वर्णिका भंग, ठीक है। तो ये हमारा चित्र षडांग था। अब हमारा जो पिछला वीडियो है उसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ड्राई पॉइंट में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ड्राई पॉइंट का तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ग्राफिक का है, ड्राई पॉइंट के संबंधित किस तरह से ये किया जाता है, हर चीज़ उसमें है। तो आइए देखते हैं किस धातु का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर तांबे की धातु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें स्थिरता होती है या जल्दी नहीं टूटता। ड्राई पॉइंट का आविष्कार किसने किया? ड्राई पॉइंट का आविष्कार किया हाउस बुक मास्टर ने।
हाउस बुक मास्टर जो जर्मनी के थे उन्होंने किया। ड्राई पॉइंट में कितने प्रकार की सुइयों का इस्तेमाल होता है? दोस्तों इसमें चूड़ियाँ लिख दिया गया है। सुइयों का आविष्कार होता है। ड्राई पॉइंट में कितने प्रकार की सुइयों का आविष्कार होता है? 2 प्रकार की, हीरे की नोक वाली और ब्रोमाइड, हीरे की नोक वाली और ब्रोमाइड वाली सुई। और ड्राई पॉइंट में अधिकतम कितने प्रिंट लिए जा सकते हैं? ड्राई पॉइंट में अधिकतम 10 प्रिंट लिए जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अधिकतम 10 प्रिंट लिए जाते हैं। इसके बाद वो प्रिंट ख़राब होने लगते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा प्रिंट नहीं लिए जा सकते। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कल का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।